हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। भारत में कोरोना संक्रमण के खिलाफ निर्णायक जंग की शुरुआत अब हो चुकी है और पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव का शुभारंभ किया। भारत में शुरू किया गया अभियान दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है और इस दौरान पीएम मोदी ने न सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स और देश के वैज्ञानिकों के साथ कोविड वॉरियर्स का आभार जताया है, बल्कि उन्होंने भारत के कोविड वैक्सीनेशन अभियान को लेकर जानकारी भी दी। वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने जब वैक्सीन के सुरक्षित और प्रभावी होने की पुष्टि की, उसके बाद ही देश में इनके इस्तेमाल को मंजूरी दी गई। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के लोगों से अपील की कि वो वैक्सीन को लेकर किसी तरह की अफवाह और दुष्प्रचार से बचकर रहें। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है। दवाई भी, कड़ाई भी। दवाई भी, कड़ाई भी। आइए आपको सुनाते हैं वैक्सीनेशन को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा है। और चेचक के खिलाफ जंग जीती है और अब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड के खिलाफ जंग जीतने के अंदर भी निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को, कोविड वॉरियर्स को, कोविड वॉरियर्स के परिवारजनों को, सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों ने जिस प्रकार से कोविड वॉरियर के रूप में पूरे साल ग्राउंड जीरो पर रहकर सब प्रकार के खतरों को मोल लेकर देशवासियों को सचेत किया, सही जानकारियां दी। वहीं देश के दूसरे राज्यों के साथ साथ हरियाणा में भी विश्व के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान का आगाज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 77 टीकाकरण स्थलों पर डिजिटल रूप से कोरोना वैक्सीन के पहले चरण का उद्घाटन किया और इस दौरान पीएम की तरफ से अभियान के लिए आयोजित कार्यक्रम में गुरुग्राम के वजीराबाद के राजकीय प्राथमिक विद्यालय और पंचकुला के सेक्टर 4 के सिविल डिस्पेंसरी में बने टीकाकरण केंद्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे जोड़ा गया।
टीकाकरण स्थलों पर पीएम का कार्यक्रम लाइव दिखाने की व्यवस्था की गई। प्रदेश के अलग अलग केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। गुरुग्राम में पहली वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मी राधा को दी गई, तो सिरसा के नागरिक अस्पताल में सफाई कर्मचारी अंजलि को पहला टीका लगाया गया। इसी तरह दूसरे केंद्रों पर वैक्सीन लगाई गई और यमुनानगर में पहली वैक्सीन कुसुम नाम की कोरोना वॉरियर को लगाई गई। आपको बता दें कि हरियाणा में डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मचारियों सहित कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है। और चलिए अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस जिले में किसको आखिर पहला टीका लगा है। बल्लभगढ़ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी माया को पहला टीका लगा। अंबाला में सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह और स्वास्थ्य कर्मी रोशनी को इस दौरान टीका लगा। सिरसा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अंजुनी, आईएमए की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल और जिला प्रतिरक्षण अधिकारी बालेश बंसल को इस दौरान टीका लगा। सोनीपत में चतुर्थ श्रेणी कर्मी को इस दौरान लगा है टीका। भिवानी में एम्बुलेंस ड्राइवर को टीका लगा है। यमुनानगर में चतुर्थ श्रेणी कर्मी को टीका लगा है। गुरुग्राम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को टीका लगा है। तो ये लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किस जिले के अंदर कहां सबसे पहले किस शख्स को टीका लगा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण के शुभारंभ के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुग्राम के मेदांता और राज्य के दूसरे सरकारी अस्पतालों के कोविड टीकाकरण सेवा और सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत की। प्रदेश में टीकाकरण कार्यक्रम 77 स्थानों पर किया गया और इन सभी जगहों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री के साथ जोड़ा गया था। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं, बस सभी सावधानियां रखने की जरूरत है। सीएम ने इस दौरान कहा कि ड्राई रन सफल रहे थे, जिसके बाद अब टीकाकरण को भी सफल बनाना है और इसे सफलतापूर्वक संपन्न करना है। अभी जैसे कोविड-19 वैक्सीन के जो स्टोर्स, ये भी हमने अलग अलग स्थानों पर जो बनाए गए हैं। जो स्टेट लेवल का जो एक स्टोर बनाया है वो कुरुक्षेत्र में बनाया गया है और उसमें फिर आगे क्षेत्रीय जो इस प्रकार के स्टोर्स बनाए गए हैं रीजनल लेवल पर हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम, ये 4 सेंटर बनाए गए हैं। इसी में उल्लेखनीय बात एक ये है कि राष्ट्रीय स्तर का भी एक सेंटर, जो सारे देश भर में कुल 4 बनाए हैं, उसमें एक सेंटर नेशनल लेवल का वो करनाल में बनाया गया है, ताकि करनाल से जो नॉर्थ इंडिया को जिन जिन स्टेट्स में कोई सप्लाई करनी होगी, बल्क सप्लाई, तो वो करनाल से ही हो सकेगी। ऐसे ही जिलों में भी जो वैक्सीन स्टोर हैं वो हर जिले में एक बनाया है। जैसे 22 जिलों में 22 ये सेंटर भी बनाए गए हैं। कुल मिलाकर हरियाणा भर में 659 कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन परिवहन, इसके लिए जो 22 इंसुलेटेड वैक्सीन वैन हर जिले में एक, ये भी उपलब्ध कराई गई है। श्रवण करवाने हेतु ही बात बता रहा हूँ कि 2 जनवरी यानी आज से 14 दिन पहले जिला पंचकुला में 4 अलग अलग सेशन स्थलों पर कोविड-19 का जो ड्राई रन किया गया था, उसका एक सफल आयोजन उस समय हुआ था। और 7 जनवरी को पूरे प्रदेश में 132 स्थलों पर ये ड्राई रन ये कर लिया गया है, अर्थात जो प्रारंभिक तैयारियों में ये सारी चीजें हुई हैं। 13 जनवरी को कोविशील्ड वैक्सीन की 2.4 लाख से अधिक खुराक और कोवैक्सीन की 20,000 खुराक यानी कुल 2,60,000 खुराक जो है पहली आपूर्ति वो हमारे पास आ चुकी है, जिसको अब हम शुरू कर देंगे। आज हरियाणा में कोविड-19 का टीकाकरण जो आरंभ प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद किया जा चुका है और शेष स्थानों पर अब जो किया जा रहा है, आगे समय में जब तक टीकाकरण का अवधि पूरी नहीं होती तब तक इसको सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा। ऐसी हर प्रकार की तैयारी के बाद मैं कम से कम आश्वस्त हूं और मुझे आशा है कि बाकी सब इस सारे कार्यक्रम से आश्वस्त होंगे कि ये कार्यक्रम पूरा संपन्न अच्छी प्रकार से हो जाएगा। अब चूंकि कोविड की हमारी जो सप्लाई जो है वो आ चुकी है, हम इस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुसरण करते हुए और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। कोविड भले ही अब अपने डाउनवर्ड ट्रेंड पर है, लेकिन अभी जैसे कोविड वायरस को रोकने के लिए
हमने जो वैक्सीन का प्रयोग शुरू किया है, और जब तक कंप्लीटली इसको 0 लेवल पर नहीं लाते तब तक सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यानी हम डाउन लेवल पर आए हैं तो सावधानियां हटनी चाहिए। मेरा आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा की जनता को एक आह्वान है कि जो सावधानियां पहले बताई गई थी उन सब सावधानियों को बराबर एक प्रकार से उनको अडॉप्ट किए रखना चाहिए। उसमें कहीं ढिलाई नहीं बरतना चाहिए। जैसे मास्क पहनना है, जैसे हाथों की सफाई है, जैसे 2 गज की दूरी है, तो ये सब मेंटेन करने का काम ये लगातार हम बनाए रखें। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना वैक्सीनेशन शुरुआत के बाद नागरिक अस्पताल पहुंचे और इस दौरान अनिल विज ने अपनी देखरेख में टीकाकरण शुरू करवाया। अस्पताल पहुंचने पर अनिल विज ने कोरोना वॉरियर्स को बधाई दी और कहा कि कोरोना वॉरियर्स और दूसरे लोगों को वैक्सीन का लंबे समय से इंतजार था। आज भारत में निर्मित 2 वैक्सीन के आने से लोगों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा कि हमें 2,61,000 कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खेप मिली है। सेना में भी इसका काम शुरू हो गया है और हम स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और पुलिस वालों को टीका लगाएंगे। कुल 63 लाख लोगों को इस दौरान टीका लगना है। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के पूर्व कैबिनेट मंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। दरअसल जिस तरीके से आज देश भर के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो शुरू हुआ, उसको लेकर के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इसको लेकर के अपनी बात रखी। विपुल गोयल ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए भारत ने कमर कसी और यहां सबसे बड़े टीकाकरण की शुरुआत हुई। साथ ही विपुल गोयल ने लोगों से अपील की कि लोग वैक्सीन को लेकर किसी भी भ्रम में न रहें। यह बहुत ही सफल और सार्थक वैक्सीन है। तो मैं देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहूंगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए आज जो ये वैक्सीन की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई है, ये बहुत ही एक सार्थक प्रयास है। और मैं लोगों से अपील भी करना चाहूंगा कि किसी भी तरीके के भ्रम में ना पड़े, किसी भी तरीके की अफवाहों में ना पड़े। ये टेस्टेड वैक्सीन है। हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं उन पर हमें गर्व है और आज इस वैक्सीन को लेने के लिए अनेकों देशों ने अपना एप्लीकेशन दिया हुआ है, अपनी डिमांड रखी हुई है और लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन पहले भारत के लोगों को ये वैक्सीन उपलब्ध होगी और इस वैक्सीन को लगाएं और बिल्कुल किसी भी तरीके के भ्रामक प्रचार या डर की जरूरत नहीं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री और तोशाम से विधायक किरण चौधरी करनाल पहुंची। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने केंद्र और प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। कृषि कानूनों को लेकर किरण चौधरी ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में सब दुखी हैं। उन्होंने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। किरण चौधरी ने बीजेपी नेताओं पर किसानों को बांटने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों को चीनी, पाकिस्तानी और खालिस्तानी कहा गया और फिर हरियाणा, पंजाब को लेकर एसवाईएल की बात उठा दी गई, जबकि 6 साल से उन्होंने कुछ भी नहीं किया और किसानों को अलग करने का काम किया। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या जेजेपी और निर्दलीय विधायक आपके संपर्क में हैं, तो उनका कहना था कि ये राजनीतिक बातें होती हैं जो सब खुलकर नहीं कही जाती। वहीं मध्यावधि चुनाव पर किरण चौधरी ने कहा कि ये समय पर निर्भर करता है। इस दौरान महंगाई को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा कि वो धरती पुत्र जो अपना 2 एकड़ की 1 एकड़ की जमीन, छोटा जो किसान है वो अपना काम कर रहा है, अपना बसर कर रहा है। आज जो है उसके जो बच्चे हैं उसके जेब में भी वो 10 रुपए इसलिए डाल सकता है क्योंकि वो अपना खाना पीना खुद कमा रहा है, किसी के भरोसे नहीं है। आपने जैसे 70-75% का जो वायदा करा था नौकरियों का, वो तो आप दे नहीं पाए, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे आप? और जिस तरह से ये जो जन आंदोलन, ये जो आज पूरे, मैं समझती हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को मालूम चल गया है, ये जन आंदोलन है, ये खाली किसानों का आंदोलन नहीं है। और आम आदमी को समझ आनी चाहिए इस बात की कि आने वाले समय के अंदर अगर ये तीनों कानून जिस तरह से ये लागू करना चाहते हैं, जिसके ऊपर स्टे सुप्रीम कोर्ट ने अभी करा है,
ये अगर लागू होते हैं तो सबसे पहले जेब के ऊपर मार अगर पड़ेगी तो आम जनता के ऊपर पड़ेगी। वहीं कैथल में भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने कोरोना वैक्सीन का विरोध किया। कैथल के जाट शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल में आज कोविड-19 का शुभारंभ होना था, जिसका शुभारंभ कैथल के विधायक लीलाराम के हाथों करवाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही भाकियों के लोग वहां पहुंचे और नारेबाजी शुरू की। किसान यूनियन का कहना था कि पहले ये टीका विधायक खुद को लगवाएं और उसके परिणाम देखने के बाद किसी और को टीका लगाया जाए। किसानों ने कहा कि हम कोरोना वैक्सीन का विरोध करते हैं क्योंकि इस वैक्सीन का टीका मंत्री अनिल विज को भी लगाया गया था, जिसकी वजह से वो काफी समय तक उपचाराधीन रहे और ये टीका अब आम लोगों को लगाया जा रहा है जिनके पास ज्यादा संसाधन भी नहीं है। अगर उनको कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके बाद किसानों ने काले झंडे दिखाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने अस्पताल के कर्मियों को उनकी वैक्सीन के साथ यहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया। कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे किसानों का आंदोलन 52वें दिन भी जारी है। किसान कड़कड़ाती ठंड में भी दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। अब किसानों की ओर से गणतंत्र दिवस की परेड पर राजपथ पर ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी तेज कर दी गई। इसी कड़ी में फतेहाबाद और उकलाना में भी किसान ट्रैक्टर परेड की तैयारियों में जुट गए हैं। किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बैठक बेनतीजा होने के बाद शंभू टोल प्लाजा पर बैठे किसानों ने कहा कि अब हमें 19 तारीख को होने वाली मीटिंग से कोई उम्मीद नहीं। किसानों का कहना है कि अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुलाब सिंह ने कहा कि सरकार उन्हें तारीख पर तारीख देती जा रही है और अगली 19 तारीख को होने वाली मीटिंग से भी उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। देखो तो हमें तो पहले पता था कि ये तारीख पे तारीख मीटिंग पे मीटिंग करते रहेंगे, हमारा सिट्टा कुछ नहीं निकलना और आगे की तारीख दी है उसमें भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। इससे आर पार की लड़ाई है, ये मेज पे सुलटने वाली नहीं है। क्या अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो अब जो आज हमारी हाई कमांड है, हमारी सब जब 40 जथेबंदियां हैं, वो जो विचार विमर्श करेंगी वो उसी के पर अगली बात तय होगी, अगला कार्यक्रम। वहीं लॉकडाउन के दौरान जानकारी छुपाने वाले 9 विदेशी तबलीगियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई होने वाले जमातियों में 8 नेपाल के हैं और 1 श्रीलंका का रहने वाला है। हमारा नाम मंसूर आलम है। हम लोग नेपाल से आए हैं और यहाँ के लॉकडाउन में हम लोग फंस गए और एक श्रीलंका के भी है। और फंसने के कारण हम लोग FRI दर्ज हो गई, जेल भी गए, सरकार हम लोग को छोड़ भी दी। अदालत ने आपको छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। तो क्या चाहते हैं? हम लोग यही अपना देश हम लोग अपना जाना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग अपना देश चले जाएं। यस, असल में ये फॉरेनर्स लोग हैं, इसलिए इनकी LOC सरकार की तरफ से जारी करी जाएगी। एक बार सरकार LOC इनकी जारी कर देगी तो ये। हांसी पुलिस ने कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त लोगों की हादसे में मौत दिखाकर लाखों के बीमा क्लेम हड़पने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले हांसी के सिविल अस्पताल के डॉक्टर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यमुनानगर में हैकरों ने इस्जेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड की ईमेल आईडी हैक कर 1.25 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया। यह पैसा लंदन के TSP नाम के बैंक अकाउंट में डलवाया गया। कंपनी के मैनेजर अनिल सुंदर ने 2 अलग अलग कंप्लेंटें दी हैं। वो कह रहे हैं कि हम ना बाहर से माल मंगाते हैं, मशीनरी वगैरह, तो उन्होंने ना कोई TSP बैंक है मैनेजर, उसके खिलाफ और एक अन्य अज्ञात के खिलाफ कंप्लेंट दी है कि हमारे से जो मशीनरी मंगाई थी उसके हमारी ID हैक करके किसी ने ना गलत पैसे मंगा लिए। तो उस बारे में हमने FIR दर्ज कर दी, धारा 406, 420 और IT एक्ट में।
अभी तफ्तीश कर रहे हैं, देखते हैं इसका क्या मैटर निकलेगा। देखिए एक कंप्लेंट में तो 75 लाख के करीब है और दूसरी में 30 लाख से आप है। उधर हांसी पुलिस ने शुक्रवार देर शाम कॉलेज रोड पर कई कैफों पर छापेमारी की। डीएसपी विनोद शंकर की अगुवाई में पुलिस ने 5 कैफों पर छापेमारी करके कैफे मालिकों को वहां चल रही अनियमितताओं को लेकर के आदेश दिए। हाँ, ये कुछ कैफे हैं, एसडी कॉलेज है नजदीक में लड़कियों का, तो लोकल कुछ शिकायत थी कि पढ़ने वाले स्टूडेंट जो हैं इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। उस संबंध में इनको सेक्शन दिए गए। कैफे के अंदर किसी प्रकार को बेड गद्दे वगैरह नहीं होंगे, सिर्फ चेयर और टेबल लगाएंगे। कितनी कैफे पे आपने चेकिंग की है सर? 4-5 कैफे जो आसपास है सब। कोई बेड वगैरह गद्दे मिले हैं किसी के? हाँ, लगे हुए हैं, बेड लगे हुए हैं, गद्दे। हाँ, शाम। वहीं क्राइम ब्रांच ने अशोक राठी गैंग के 3 कुख्यात शूटर्स को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद कर दर्जनों मामलों का खुलासा किया। दरअसल क्राइम ब्रांच को 15 जुलाई 2020 के दिन भौंडसी थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव के सरपंच मनोज की हत्या के खुलासे की टास्क मिली थी। रादौर के जुब्बल बकाना रोड पर अचानक एक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई और इस दौरान युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान राहुल कश्यप के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 बजे का निकले आया था घर से और घर से जी फिर यहाँ रदौर आया, रदौर से जी फिर पी पाई होगी जिन हर पी पा गई, फिर जो बकाना रोड है वहाँ पे जाकर एक्सीडेंट हुआ। वैसे तो यूपी के दे दिए, हम यहाँ 20-25 साल हो गए जिम नरेंद्र। तो क्या ये काम करता था? ये भी मजदूरी करा जी, बट्टे बुट्टे में। जी हाँ, 2 दिन हो गए छुट्टी कर रखी जिन वहाँ। ठीक है, तो 2 दिन से मतलब घर नहीं आया था? नहीं। ठीक, तो आपको कैसे पता लगा? मेरे पे फोन करा जी, लेकिन भी ऐसे करके बात होगी, सड़क पे चोट लग गई। गुरुग्राम के बसई में 9 जनवरी को एक युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मृतका के परिजनों की शिकायत पर ज्योति के लिव इन पार्टनर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए जो उसका लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला आदमी जो था सिराजुद्दीन मिराजुद्दीन उर्फ लालन पुत्र सलीम, ये वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। इसको आज गिरफ्तार किया है और इसको गिरफ्तार करने पर यह बात पता चली है कि ये युवती इस पे शादी के लिए दबाव डाल रही थी और ये उससे शादी नहीं करना चाह रहा था, बल्कि एक और किसी लड़की से शादी करना चाह रहा था। इसके कारण उसने चुन्नी से और अपने हाथों से गला दबा के इस लड़की की हत्या कर दी और उस कमरे को बाहर से ताला लगा के ये भाग गया। ये पहले दिल्ली में अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए छिपता रहा और आज ये छिपता छिपाता यहाँ पालम विहार आया तो हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 ने इसको अरेस्ट कर लिया। आगे की अभी इससे पूछताछ की जा रही है और इसको उसके बाद आगे की कार्रवाई